फिजिक्स की सीरीज में पढ़ रहे हैं हम। उसमें हम 2 चैप्टर कर चुके हैं, मोशन, और उससे पहले फर्स्ट चैप्टर किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मोशन पढ़ने के बाद हम अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये है आपका चैप्टर नंबर 8। यहाँ पे लिख देता हूँ, चैप्टर नंबर 8 है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मोशन चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। जब कोई वस्तु गति करती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दैट इज कॉल्ड मोशन। मोशन कैन बी डायरेक्ट इन स्ट्रेट लाइन, रेक्टेंगुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, जिगजैग मोशन। तो ये सारे टाइप्स हैं मोशन के। अब मोशन क्यों होता है किसी बॉडी के अंदर, ये जानना जरूरी है। मोशन होता है जब हम किसी वस्तु पे धक्का लगाते हैं या उसे धक्के से खींचते हैं। जब उसे खींचा जाता है तब कोई वस्तु अपनी जगह से हिलती है, और वो भी तब हिलती है जब हम में इतना दम है कि उसके वजन के खिलाफ जाकर, अगर कोई ट्रक है उसको धक्का लगाएंगे तो वो हिलेगा भी नहीं हमसे। कोई पहाड़ है उसको धक्का लगा के हम हिलाना चाहेंगे तो नहीं हिलेगा। ये मार्कर है, इसको हिला सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ों को, कुर्सी, चेयर, मेज, इन सब चीज़ों को हम हटा सकते हैं अपनी जगह से। उनको हम धक्का लगाकर मोशन में ला सकते हैं। तो आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा कि फोर्स जो है उसमें मास का कोई ना कोई रोल है, वजन का रोल है। वस्तु का जितना वजन होगा उस हिसाब से फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। अगर वस्तु का वजन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है वस्तु का वजन, और हमें उसको हिलाना है वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर, तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और कितनी गति से वह वस्तु उस जगह से हिलेगी, जीरो से, पहले उसका वेलोसिटी 0 है और उसका जो वेलोसिटी कुछ बढ़ेगा वो कितना बढ़ सकता है, वो हमें डिपेंड करेगा कि हम कितना फोर्स लगाते हैं। अगर हम उस मास को हिला पाते हैं तो वो उसी पे डिपेंड करेगा कि हमने कितना फोर्स लगाया। अगर वस्तु बहुत भारी है तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसी चीज़ को सोचते सोचते जो न्यूटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बारे में बहुत सोचा, और अपने कुछ सालों के रिसर्च के बाद उन्होंने 3 लॉज दिए, 3 उन्होंने कानून बताए। किसके कानून? फोर्स के कानून, कि फोर्स कैसे काम करता है। फोर्स के लॉज बताए उन्होंने कि क्या क्या तरीके हैं जिसमें फोर्स से हम समझ सकते हैं कि कैसे फोर्स एक्ट करता है बॉडीज के ऊपर। तो उन्होंने जो पहला कानून बताया, पहला जो उनका लॉ था, उसको जानते हैं। तो ये तीनों लॉज आपकी फिजिक्स में बहुत काम आने वाली चीजें हैं। आप इनको एज इट इज समझ सकते हैं। फर्स्ट लॉ लिखता हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर कहें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन states that when an object remains in the state of rest or of uniform motion in straight line, uniform motion in straight line, unless compelled to change the state, by an applied force। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। इसमें 3 चीजें हैं। एक वस्तु रहती है स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट की अवस्था में रुकी हुई तब तक रहती है, ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, एक ही तरह के मोशन में स्ट्रेट लाइन में रहती है, तब तक रहती है, अनलेस, जब तक कि कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट, जब तक कि उसे कंपेल ना किया जाए। कंपेल मतलब बाधित ना किया जाए, बाध्य ना किया जाए। कंपेल का मतलब होता है बाध्य करना,
किसी चीज को वो करने के लिए मजबूर करना, या फिर कंपेल टू चेंज द स्टेट, जब तक कि उसे अपनी स्थिति को बदलने के लिए बाध्य ना किया जाए। किसके द्वारा? किसी बाहरी फोर्स के द्वारा। बाहरी फोर्स अप्लाई करके उसको अपनी स्थिति बदलने के लिए बाध्य ना किया जाए, तब तक वह वस्तु या तो रेस्ट की अवस्था में रहती है, या वो यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसी अवस्था में रहती है। समझ में आ गया? तो ये डेफिनेशन है, आपको ये डेफिनेशन 3 लाइन में याद करनी है। कैसे? पहली लाइन हो गया आपकी, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये पूरी आपका इसको एक ग्रुप में याद करना है। अनलेस कंपेल्ड बाई चेंज द स्टेट, अनलेस कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट, ये दूसरा आपने पॉइंट याद करना है। बाई एन अप्लाइड फोर्स, ये तीसरा पॉइंट आपने याद करना है। तो याद करने का तरीका क्या है? पहले वाली लाइन ये है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाई एन अप्लाइड फोर्स। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब दूसरा लॉ मैं आपको लिख के दिखाता हूं। दूसरा लॉ, ये लॉ सबको समझ में आ गया होगा, और सीधी सी बात है कि जब तक कोई बाहरी फोर्स किसी वस्तु पे ना लगाया जाए तो वो जैसी है वो अवस्था वैसी ही बनी रहेगी। कि अगर फोर्स है ही नहीं कोई, तो जिस सिचुएशन में, जिस स्थिति में कोई वस्तु है, जिस स्टेट में कोई वस्तु है, वो उसी स्टेट में रहेगी, वो तो बदलेगी नहीं। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरे लॉ की बात करते हैं हम। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये समझना है आपने। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन states that rate of change of momentum of an object is proportional to the unbalanced applied force, proportional to the unbalanced applied force in the direction of force। वो क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। 3 लाइनें हैं ये, आप देखो ध्यान से। इज को मैं यहां से हटा के यहां लिखता हूं 3rd लाइन में। तो पहली लाइन इस लॉ की ये है, देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये मोमेंटम क्या चीज है भाई, इसको जानना जरूरी है पहले। मोमेंटम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। कि जैसे कोई पत्थर है पहाड़ पे, ऊंचाई पे रखा हुआ है, किसी पहाड़ी पे रखा हुआ है। अगर हम उसको ऊपर से नीचे ऐसे उसको ऊपर से छोड़ देंगे, अगर वो पहाड़ी जो है वो स्लैंट है, स्लैंट मतलब इस टाइप की है, ठीक है, ये पहाड़ी मान लो, और यहाँ पे वो जो पत्थर है वो यहाँ पे है। अगर हम इसको छोड़ देंगे यहाँ से, तो डायरेक्शन क्या रहेगी? इस डायरेक्शन में ये रोल करना शुरू कर देगा। रोल करते करते वो नीचे आएगा, रोल करते करते वो नीचे आएगा। ठीक है, अब इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि ये रोल क्यों करता है? क्योंकि जो अर्थ है वो इसको ग्रेविटेशनल पुल लगाती है। क्या लगाती है? ग्रेविटेशनल पुल। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, उस ग्रेविटेशनल पुल का नाम क्या है? ग्रेविटी। अर्थ के लिए कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ के लिए कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो ये जो रोल करेगा ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से रोल करेगा। और आपको समझना होगा कि अगर ये बहुत बड़ा पत्थर है तो इसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसके अंदर एक गति आ जाएगी। इसके अंदर क्या आ जाएगी? गति, एक तरह का इसके अंदर मोशन आ जाएगा, इसके अंदर एक तरह का वेग आ जाएगा, इसके अंदर एक ताकत आ जाएगी, पावर आ जाएगी इसके अंदर। किसी को भी ये जो रोलिंग है ये किसी को भी रास्ते में कुचल सकता है, इतनी पावर इसके अंदर आ जाएगी। अगर ये पत्थर बड़ा है तो ये बहुत तेज गति से रोल करना शुरू कर देगा। वैसे ही वो जो पावर है वो इसके मास पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर इसका मास बहुत ज्यादा हुआ तो इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी। ठीक है, और जब ये रोल करेगा तो इसकी एक स्पीड भी होगी, इसकी एक वेलोसिटी होगी किसी डायरेक्शन में। ठीक है, जब भी ये रोल करेगा तो इस डायरेक्शन में इसकी एक v करके स्पीड होगी और इसका मास m है। ठीक है, तो एक टर्म हमने निकाली कि इसका जो वेग होगा, इसका जो मोमेंटम होगा, ठीक है, मोमेंटम क्या है? इसके अंदर स्थित मोमेंटम का दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं? अपने देसी भाषा में समझेंगे तो मोमेंटम का दूसरा नाम कह सकते, दूसरे तरीके से बता सकते हैं कि इसके अंदर जो गति विद्यमान है, इसके अंदर जो गति विद्यमान हो गई है, मतलब गति आ गई है इसके अंदर, इसके एक अलग तरह से इसका इनर्शिया बन गया है उस गति का। ठीक है, इनर्शिया टर्म भी मैं आपको बताता हूं अभी क्या होता है इनर्शिया, यहां पे लिख देते हैं एक बार। तो इसकी जो गति आ गई है वो किस वजह से आ गई? इसके मास और वेलोसिटी की वजह से। तो मोमेंटम क्या होता है? मास गुणा वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, यही आपका मोमेंटम होता है। तो अब मैं आपको बताता हूं इनर्शिया क्या होता है, इसका इनर्शिया का क्या मतलब है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इनर्शिया का क्या मतलब है। तो आपने पहले लॉ में देखा था कि जब कोई वस्तु रेस्ट पोजीशन पर है तो वो रेस्ट पर ही रहती है जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उस पर ना लगाया जाए, या फिर जब कोई वस्तु दिशा में गति कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में गति कर रही है यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो गति करती रहेगी जब तक कि उसे बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। ना तो वो अपनी दिशा चेंज करेगी और ना वो रुकेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे आप एक बॉल को रोल करते हैं सड़क पर जब उसे फेंका जाता है तो वो कुछ दूरी के बाद रुक जाती है। आप बोलेंगे कि सर उसमें तो कोई बाहरी फोर्स नहीं लगा, वो कैसे रुक गई? लेकिन नहीं, उस बॉल पर बाहरी फोर्स लग रहा है। वो कौन सा फोर्स है? सड़क और बॉल के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो उसका बाहरी फोर्स है। इस वजह से वो बॉल कुछ दूर जाके रुक जाती है। अगर सड़क और बॉल के बीच में फ्रिक्शन ना हो तो वो बॉल कभी नहीं रुकेगी, वो चलती ही रहेगी। और एक और बात है कि अगर फ्रिक्शन खत्म हो जाए तो ये जो फोर्स जो हम चल पाते हैं रोड पर या फिर हम कुछ कहीं भाग पाते हैं, ये सब फ्रिक्शन की बदौलत ही है जो पॉसिबल होता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो ना तो हम चल पाएंगे, अगर हमें किसी ने धक्का मार दिया और हम फिसलने लगे तो फिसलते ही रहेंगे। ठीक है, अगर एक आइस का बहुत बड़ा क्यूब ले लिया जाए और उसके ऊपर आपने देखा है कि फिसलन हो जाती है बहुत, ठीक है, तो उसके बीच में बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं होता है, तो वहां पे ऐसा केस हो जाता है कि बहुत कम फ्रिक्शन होने की वजह से हम चल भी नहीं पाते हैं, बार बार गिर जाते हैं। ठीक है, ये तो बात थी फ्रिक्शन की। अब ये इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है वह स्थिति जिसमें कोई बॉडी अगर रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहती है, चल रही है तो वो चलती ही रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स लगाकर उसकी दशा को ना बदला जाए। चलती हुई वस्तु की डायरेक्शन दे देना तो उसकी दिशा बदलना कहते हैं इसे, उसकी दशा को बदला जाता है, स्टेट को बदला जाता है, स्थिति को बदला जाता है, स्टेट को।
तो इनर्शिया की डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं कि इनर्शिया किसी वस्तु की वह प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से वह अगर एक जगह पर रुकी हुई है तो रुकी रहती है, अगर वह किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो वो मोशन करती रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय विच दैट ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और in uniform motion in a straight line until and unless an external force is applied on it। तो ये इनर्शिया होता है। आपने देखा होगा कि कई बार हम सफ़र करते हैं तो ट्रेन में अगर या बस में हम चलती ट्रेन में उतरना चाहें या चलती बस में उतरना चाहें, बहुत कम गति है, ठीक है, कोई उतरने की कोशिश करता है तो उसको सलाह दी जाती है कि आप थोड़ा भागते हुए उतरिए, ट्रेन की दिशा में या बस की दिशा में भागते हुए उतरिए तो आप नहीं गिरेंगे। लेकिन आप अचानक से एक जगह पर जंप करते हैं और रुक जाते हैं तो आप तुरंत गिर जाएंगे। उसका कारण क्या है कि ट्रेन में जब हम होते हैं तो हम रेस्ट की अवस्था में होते हैं ट्रेन के कंपैरिजन में, लेकिन बाहर के ऑब्जेक्ट्स की तुलना में हम चल रहे होते हैं, हम गति में होते हैं। ट्रेन के साथ साथ हम भी गति में होते हैं। तो जैसे ही हम उतरते हैं बस या ट्रेन से तो हमारी बॉडी एकदम से रेस्ट में आ जाती है, इसलिए हम धक्का लग के हमारी बॉडी एकदम से रेस्ट में आ जाती है, लेकिन वो कोशिश करती है कि वो मूव करे आगे की तरफ, ठीक है, लेकिन वो जो मोशन है वो मैच नहीं हो पाता है ग्राउंड के साथ, क्योंकि ग्राउंड की सिचुएशन रेस्ट है और एकदम से रेस्ट में आने पर हमारी बॉडी आगे की तरफ, हमारे पैर तो रेस्ट में आ जाते हैं लेकिन हमारी बॉडी आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करती है, क्योंकि इनर्शिया है। इनर्शिया की वजह से वो आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करती है, इसी वजह से हम गिर जाते हैं। इनर्शिया को अगर आप हिंदी में जानना चाहें तो इसका मतलब होता है जड़त्व। जड़त्व, ठीक है। आपने जड़ वर्ड का मतलब आपको पता होगा। जड़ वो चीज होती है जो रुका हुआ है, जड़त्व। किसी वस्तु के उसी स्थिति में रहने की कोशिश ही जड़त्व है जिस स्थिति में वो है। अगर रुका हुआ है तो वो रुका रहना चाहेगा, अगर वो चल रहा है तो वो चलते रहना चाहेगा जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उस पर ना लगाया जाए। ये पूरे संसार में है इनर्शिया, हर वस्तु की प्रॉपर्टी है इनर्शिया। जिस वस्तु में वजन है उसकी हर वस्तु की प्रॉपर्टी है इनर्शिया। तो आपको सिंपल भाषा में इनर्शिया समझ आ गया होगा। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या बताया था? मोमेंटम इसका जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज मतलब समय के साथ बदलना। जहां पे भी रेट ऑफ चेंज आ रहा है उसका मतलब होता है समय के साथ बदलना। तो किसके साथ बदल रहा है? ये टाइम के साथ मोमेंटम बदल रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू, ये किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये अनबैलेंस्ड क्या होता है इसकी बात करेंगे। अनबैलेंस्ड अप्लाइड फोर्सेस टू द अनबैलेंस्ड अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो ये एक तरीके का फोर्स ही होता है अनबैलेंस्ड, ठीक है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम अपॉन टाइम। अब इसको अनबैलेंस्ड क्यों बोला गया है इसकी बात करते हैं। अगर कोई फोर्सेस अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं तो बैलेंस्ड फोर्सेस भी होंगे, स्वाभाविक सी बात है। अगर इसने अनबैलेंस्ड किसी चीज को बोला है तो उसका बैलेंस भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अनबैलेंस का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहां पे, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है और मैं इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, ठीक है। मैं इसको 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं। न्यूटन जो है वो फोर्स को मापने की इकाई होती है,
जैसे मीटर सेकंड होते हैं वैसे ही फोर्स को भी मापा जाता है। मीटर में क्या मापा जाता है? डिस्टेंस। सेकंड में समय मापा जाता है, टाइम। वैसे ही फोर्स को मापने के लिए न्यूटन का प्रयोग करते हैं। हमने 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया और इस डायरेक्शन में भी हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। मैं इधर से भी धक्का लगाऊं, इधर से भी धक्का लगाऊं, तो यह क्या वस्तु हिलेगी? नहीं। इसको कहा जाता है बैलेंस्ड फोर्स। क्या कहा जाता है? बैलेंस्ड फोर्स। जो नेट फोर्स है, यहां पर क्या हो गया? नेट फोर्स 0। क्या हो गया? 0। अब आप कहते हो कि यहां पे 10 ना लगा के मैं अगर 20 न्यूटन का फोर्स लगा दूं और इस साइड पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दूं, मतलब इधर से ज्यादा धक्का लग रहा है, इधर से उसका आधा धक्का लग रहा है, तो किस साइड बॉडी मूव करेगी? तो टोटल जो मोशन है वो इस साइड में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इसको कहते हैं अनबैलेंस्ड अप्लाइड फोर्स, कि ये बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस्ड है। और आपने एक तरफ से ज्यादा, एक तरफ से कम, मतलब कुल जहां पे नेट फोर्स 0 नहीं होता है, नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0, वहां पे क्या होता है? आपका अनबैलेंस्ड अप्लाइड फोर्स कहते हैं। नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0। और जहां पे नेट फोर्स 0 के बराबर होता है उसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स या फिर बैलेंस्ड अप्लाइड फोर्स। समझ आ गया? ये सिर्फ परिभाषाएं हैं, सिंपल सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे हम इसको देखते हैं, इसमें और क्या चीज है। देखो भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु में विद्यमान गति के बदलने की। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? किसी वस्तु में विद्यमान गति के बदलने की दर को, दर जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके? टू द अनबैलेंस्ड अप्लाइड फोर्स, जो उसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो बदलने की दर होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? उसके ऊपर फोर्स लगने वाले फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है। कहने का सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि वस्तु पर जितना धक्का लगाया जाता है उसकी गति, उसमें विद्यमान गति उसी दर से बदलती है। और जब ज्यादा धक्का लगाया जाता है तो वस्तु ज्यादा वेग से आगे बढ़ती है। जब उसके ऊपर, उसके अंदर फोर्स जो है वो कम है तो वस्तु कम वेग से आगे बढ़ती है। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करते हैं कि क्या यहां पे मोमेंटम का क्या मतलब है। ठीक है, आपने एक सिंपल सी बात समझी, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। मोमेंटम के बदलने की दर किसके साथ? समय के साथ। किसके साथ बदल रहा है ये? समय के साथ। तो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम की परिभाषा जब हमने देखी थी तो हमने बोला था एक बार मोमेंटम को साइंटिफिक टर्म में दर्शाया जाता है पी से। किससे दर्शाया जाता है? पी। तो मैं कर रहा हूं, यहां पे कह रहा हूं चेंज इन पी अपॉन टाइम। ठीक है, अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको दूसरा तरीका है लिखने का, वो ऐसे लिख सकते हैं P2 माइनस P1। ये डेल्टा होता है। इसका क्या मतलब होता है? डेल्टा। इसका मतलब होता है चेंज। क्या मतलब होता है? चेंज। और जब हम स्मॉल डी लिखते हैं इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज। अगर मैं इसको लिखता ऐसे डी पी तो इसका मतलब होता वेरी स्मॉल चेंज। अभी आपका नहीं है, जब आएगा तो फिर से इसको बता देंगे, आगे वाले सिलेबस में ये आएगा। अभी आप इसको समझिए, इसका मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मतलब चेंज इन मोमेंटम, अगर मोमेंटम को एक ये P2 जो है ये भी मोमेंटम है एक पॉइंट पे और ये एक पॉइंट है P1, ये भी मोमेंटम है किसी दूसरे पॉइंट पे, इन दोनों का चेंज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। समझ में आ गया सबको? अब देखो भाई, मोमेंटम का मैंने आपको बताया था, मोमेंटम जो होता है P इज इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब
मैं अगर कहूं आपको कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम v1, जो इनिशियल वेलोसिटी उसको कैसे बताते हैं u से, और फाइनल वेलोसिटी किसके कैसे बताते हैं v से, तो mv माइनस mu अपॉन t। तो m क्या ले लेता हूं मैं यहां से कॉमन, क्योंकि मास तो बॉडी का सेम रहेगा ना, उसकी स्पीड बदल सकती है, इसलिए ये फाइनल स्पीड हो गई और ये इनिशियल स्पीड हो गई। और mv माइनस mu का मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। तो यहां पे क्या आ जाएगा, m कॉमन लिया तो v माइनस u बाय t, v माइनस u बाय t। और आपने पढ़ा था कि v माइनस u अपॉन t जब होता है, इसको क्या बोलते हैं, मोशन चैप्टर में पढ़ा था, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमें अब हटाना है, तो हमें हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, F इज इक्वल टू के एम ए। क्या फॉर्मूला हो गया, F इज इक्वल टू के एम ए। इसको उतार लो सभी। F इज इक्वल टू के एम ए। ठीक है, अब देखो भाई, अगर मैं बोलूं, अगर मैं एक डेफिनेशन बनाता हूं कि 1 न्यूटन का फोर्स तब कहा जाएगा जब 1 केजी की वस्तु पर, जब 1 केजी की वस्तु का, जब 1 केजी की वस्तु का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। समझ में आया? देखो, 1 न्यूटन फोर्स की मैंने आपको परिभाषा बता दी। क्या है ये परिभाषा? किसकी परिभाषा है ये? 1 न्यूटन फोर्स की। 1 न्यूटन फोर्स तब कहा जाएगा जब 1 केजी की वस्तु का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड हो जाए। 1 न्यूटन फोर्स तब कहा जाएगा जब 1 केजी की वस्तु का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड हो जाए। मतलब अगर मैं किसी वस्तु को धक्का मारूं और वह 1 केजी की वस्तु है और उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा धक्का मारने पर, तब मैं कहूंगा कि मैंने 1 न्यूटन का फोर्स उस बॉडी पर लगा दिया। और उस स्थिति में हमेशा के लिए k का वैल्यू जो है वो 1 हो जाता है। उस स्थिति में k का वैल्यू हम हमेशा कांस्टेंट जो है वो 1 ले लेते हैं। तो आप याद रखिए F इज इक्वल टू के एम ए, और बाद में k की वैल्यू 1 होने की वजह से हम इसको लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया यहां से, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन आपको पता है, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, v माइनस यू अपॉन टी। ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। जैसे कि आपको किसी वस्तु की मास दिया हुआ है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है। ठीक है, मूव करने की इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, कितने समय तक वो वस्तु एक्सेलरेशन में रही, कितने समय तक उस वस्तु ने वेलोसिटी गेन की या फिर वेलोसिटी स्पीड में रही वो वस्तु, वो समय दिया हुआ है, तो आप फोर्स निकाल सकते हैं। तो आप फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इधर, तो ये हमने सेकंड लॉ से हमने ये फायदा निकाला है। ये फायदा हमें क्यों हुआ? क्योंकि हमने सेकंड लॉ को पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। ठीक है, फोर्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए, जो मोमेंटम है किस डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स को अप्लाई किया गया, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
इस वजह से हमें ये बात समझ में आई और हमारे पास फॉर्मूला आया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इससे हम काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे लॉ की, न्यूटन के तीसरे लॉ की। तो तीसरा लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन या फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फर्स्ट लॉ था। अब थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट exerts a force on second object, when an object exerts a force on second object, then second object instantaneously exerts back a force on the first. This force या फिर कहें these forces are same in magnitude but in opposite direction। देखो भाई, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस ऑब्जेक्ट को मैं धक्का लगा रहा हूं तो इस ऑब्जेक्ट को पुश किया जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो तुरंत जैसे ही मैंने पुश किया, इंस्टेंटेनियसली उसी इंस्टेंट पे ये ऑब्जेक्ट इसको पुश करेगा। अगर ये इसको पुश कर रहा है तो ये इसको पुश करेगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। जैसे ही एक्शन करोगे रिएक्शन आएगा, इसीलिए इसको लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं। तो when an object exert a force on second object, then second object instantaneously exerts back a force on the first. These forces are same in magnitude। मतलब कि magnitude का मतलब है इनका जो मान होता है, जैसे कहूं कि 10 kg, तो 10 जो है इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैं कहूं 5 सेकेंड, तो 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है। 100 न्यूटन, 100 क्या है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो इन फोर्सेस का सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाती है? ऑपोजिट। अगर 100 न्यूटन इस तरफ लग रहा है तो ये जो बॉडी है ये इस तरफ 100 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। इस तरफ पॉजिटिव 100 न्यूटन लग रहा है तो वो बॉडी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से नेगेटिव 100 न्यूटन लगाएगी। अगर ये वाला फोर्स ज्यादा लग रहा है और ये बॉडी जो है इसका मास इनटू एक्सेलरेशन जो है वो कम हो जाता है, इसका मास की वजह से ये बॉडी यहां से हिल जाती है, इसका इनर्शिया को कवर कर लेता है। अगर इस तरफ फोर्स लगाया जाए और इसके इनर्शिया में इतना दम नहीं है कि वो उसको रोके रख सके और वो हिल जाता है वहां से, तो क्या होता है? फोर्स अनबैलेंस्ड हो जाता है। लेकिन इसने फोर्स लगाया था, अगर ये 100 न्यूटन लगा रही है तो ये 100 न्यूटन लगाती है फोर्स, लेकिन ये बॉडी यहां से खिसक जाती है क्योंकि इसके अंदर वो इनर्शिया नहीं है और ये वाला जो फोर्स है वो जीत जाता है, ठीक है। इसने इक्वल फोर्स लगाने की कोशिश करी लेकिन मोशन में आ गई। वो कैसे लगा? फोर्स कैसे लगा? मोशन में आकर लगा, ठीक है। उसको गति लेना पड़ा, इसके फोर्स को कवर करने के लिए इसको एक्सेलरेशन में आना पड़ा, ठीक है। तो
ये वाला फोर्स इसको हिला सकता है यहाँ पे, लेकिन इस बॉडी को एक्सेलरेशन गेन करना पड़ेगा। आप सिंपल यहीं तक समझिए कि ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, तो इक्वल फोर्स ये दूसरी बॉडी इसके ऊपर लगाएगी, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी। आपकी बुक में न्यूमेरिकल्स हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ये जो 3 लॉज हैं इनको आप एज इट इज रिवाइज कर लीजिए। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगले लेक्चर में करेंगे इसकी एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स।